देश क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न की तैयारी कर रहा है, लेकिन देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्यों को अलर्ट किया है कि वो ओमिक्रॉन को लेकर सचेत रहें, क्योंकि ये वेरिएंट 3 गुना ज्यादा तेजी से फैल रहा है। इसके साथ ही केंद्र ने राज्यों को वॉर रूम एक्टिव करने के लिए भी कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना के बढ़ते केस का विश्लेषण करने के लिए कहा है, साथ ही जिला स्तर पर सक्रिय कार्रवाई करने के लिए भी कहा है। भारत में अब तक ओमिक्रॉन के 216 मामले सामने आ चुके हैं। मंगलवार को महाराष्ट्र, ओडिशा और जम्मू कश्मीर में नए मामलों की पुष्टि हुई है। इस तरह ओमिक्रॉन अब तक 13 राज्यों में फैल चुका है। भारत में ओमिक्रॉन का पहला केस 3 दिसंबर को आया था। और दुनिया में तेजी से फैल रहे ओमिक्रॉन वेरिएंट की रफ्तार भारत में भी तेज हो गई है। महाराष्ट्र में मंगलवार को ओमिक्रॉन के 11 नए मामले सामने आए, जिसके चलते यहां इस वेरिएंट के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 65 हो गई। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने ये जानकारी दी है। स्वास्थ्य विभाग ने कहा है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी की रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 11 और लोग कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित पाए गए हैं। 11 मरीजों में 3 बच्चे हैं, जिनकी उम्र 18 से कम है। पूरे देश में एक दिन का ये आंकड़ा सबसे ज्यादा बड़ा है। ओमिक्रॉन अब जम्मू कश्मीर भी पहुंच गया है। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामलों की पुष्टि हुई है। इन लोगों के सैंपल 30 नवंबर को लिए गए थे। सभी की हालत स्थिर है। तीनों मरीजों की कोई विदेशी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं रही है। ओमिक्रॉन के 3 मरीज मिलने के बाद पूरे इलाके में आरटी-पीसीआर टेस्ट कराने के आदेश दिए गए हैं। जम्मू में ओमिक्रॉन के 3 मामले सामने आने के बाद प्रशासन ने फिर सख्ती बरतनी शुरू कर दी है। अब यहां मास्क न पहनने पर पहली बार 200 रुपए और दूसरी बार 500 रुपए का जुर्माना लगेगा। और ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे को देखते हुए कर्नाटक ने 30 दिसंबर से 2 जनवरी तक न्यू ईयर पार्टी और दूसरे आयोजनों पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी तरह गुजरात के 8 शहरों में भी नाइट कर्फ्यू को 31 दिसंबर तक बढ़ा दिया गया है। क्रिसमस और नए साल में होने वाले जश्न पर लगाम लगाने के लिए यह फैसला लिया गया है। नाइट कर्फ्यू रात 1 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। सरकार के एक पैनल के मुताबिक फिलहाल बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सरकार को वैक्सीनेशन पर सलाह देने वाले पैनल नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑफ इम्यूनाइजेशन इन इंडिया ने जो रिपोर्ट सौंपी है, उसके मुताबिक बच्चों को कोरोना से खास खतरा नहीं है और फिलहाल उन्हें वैक्सीन लगाने की जरूरत भी नहीं है। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है कि देश में कोरोना की वजह से 12 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे की जान नहीं गई है। हालांकि कुछ ऐसे बच्चों की मौत जरूर हुई जिन्हें कोरोना के साथ कैंसर या दूसरी गंभीर बीमारियां भी थी, लेकिन इसके लिए कोरोना से ज्यादा वो बीमारियां ही जिम्मेदार थी और उन्हें कोरोना से हुई मृत्यु नहीं माना जा सकता। हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक बच्चों को टीका लगाने के बारे में कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है। और वहीं बड़ी खबर ओमिक्रॉन से जुड़ी हुई, इजराइल में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत की खबर है। इजराइल के एक अस्पताल की ओर से इस बात की पुष्टि की गई है। मृतक पहले से ही कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित था। 2 हफ्ते पहले ओमिक्रॉन मरीज को कोरोना वायरस वार्ड में भर्ती किया गया था। इजराइल में ओमिक्रॉन से होने वाली ये पहली मौत है। खुद अस्पताल ने इस बात की पुष्टि की है और ये भी कहा जा रहा है कि जो मरीज जिसकी मृत्यु हुई है, पहले भी उसको कई तरीके की बीमारियां थी, जिसकी वजह से उसकी स्थिति और ज्यादा गंभीर हो गई। 2 हफ्ते पहले ही उसे अस्पताल में भर्ती भी करवाया गया था। और ओमिक्रॉन से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। ओमिक्रॉन वेरिएंट अब 106 देशों में पहुंच चुका है, ये कहना है विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ओमिक्रॉन वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है और इसका खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ब्रिटेन और दक्षिण अफ्रीका में ओमिक्रॉन तेजी से बढ़ रहा है। 106 देशों तक ये पहुंच चुका है। आपको याद होगा दक्षिण अफ्रीका से किस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी। धीरे धीरे तमाम देशों में फैलता चला गया और अब स्थिति यह है कि 106 देशों तक इसकी दहशत फैल चुकी है और WHO ने भी लगातार इसको लेकर अब चिंता जाहिर कर दी है। तमाम देशों को सतर्क रहने के लिए कह दिया गया है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर यूथ कांग्रेस ने लगातार दूसरे दिन प्रदर्शन किया। यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता अपने दफ्तर के बाहर इकट्ठा हुए। उनकी प्लानिंग वहां से अजय मिश्रा के घर जाकर प्रदर्शन करने की थी, लेकिन पुलिस ने उन्हें यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर ही रोक दिया और उनकी अजय मिश्रा के घर के बाहर प्रदर्शन करने की प्लानिंग पर पानी फेर दिया। ये लोग नारे लगाते हुए पार्टी दफ्तर से बाहर निकले, लेकिन पुलिस की तैयारी राह का रोड़ा बन गई। वैसे इन लोगों ने कोशिश की कि वो आगे बढ़ें, जिसके लिए वो बैरिकेड पर चढ़कर बैठ गए। कुछ देर तक वो वहीं बैठे बैठे नारे भी लगाते रहे। यूथ कांग्रेस के दफ्तर के बाहर हैं। यहाँ पर यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे हैं अजय कुमार मिश्र ट्रेनिंग के खिलाफ।
वैसे ये प्रदर्शन बहुत देर तक नहीं चला और पुलिस ने इन लोगों को हिरासत में लेना शुरू कर दिया, जिसके लिए मंगवाई गई डीटीसी की बस, जिसमें पुलिस वालों ने यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को बिठाया और फिर उन्हें वहां से थाने ले गई, जहां एक और यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली की सड़कों पर अजय मिश्रा के खिलाफ मोर्चा खोला। तो वहीं अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग कर रही कांग्रेस ने दूसरी विपक्षी पार्टियों के सांसदों के साथ मिलकर प्रदर्शन किया और सरकार को घेरने के लिए संसद भवन से विजय चौक तक पैदल मार्च निकाला। मार्च की अगुवाई राहुल गांधी ने की। वो सबसे आगे चलते नजर आए और उनके साथ साथ दो नेता लखीमपुर केस से जुड़ा बैनर लेकर चलते रहे। तस्वीरों में आप देख सकते हैं संसद भवन से निकलते हुए विपक्ष के नेता हैं। इनकी यही मांग है कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त किया जाए। जिसके बाद सभी नेताओं ने मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें राहुल गांधी ने साफ संकेत दिए कि अजय मिश्रा के मुद्दे पर विपक्ष कोई समझौता नहीं करेगा। ये जो व्यक्ति है इसको हम जेल में डाल के दिखाएंगे, छोड़ेंगे नहीं, चाहे आज या कल। हर गुजरते दिन के साथ कांग्रेस अजय मिश्रा के मुद्दे पर और आक्रामक हो रही है, जबकि सरकार ये साफ कर चुकी है कि वो नियम से कार्रवाई करेगी, क्योंकि मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में हो रही है। और उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से 2 बाघों का वीडियो आया है। बाघ एक दूसरे को गुर्राते हुए नजर आ रहे हैं। जंगल के अंदर बाघों का एक निश्चित सीमा में अपना राज चलता है। क्षेत्र का अतिक्रमण होने पर इस तरह की स्थिति बनती है। वीडियो को ठिकाला जोन के रेंजर ने न्यूज 18 को दिया है। जिम कॉर्बेट रिजर्व, टाइगर रिजर्व की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं। 2 बाघ आपस में किस तरीके से गुर्राते हुए एक दूसरे को देख रहे हैं। क्षेत्र का अतिक्रमण होने पर इस तरीके की स्थिति बनती है, यानी दोनों ही बाघ एक दूसरे को इशारा कर रहे हैं कि वो उनके क्षेत्र में ना आ पाए। क्लिक करना ही भूल गया यार मैं। गुजरात में हेड क्लर्क के लिए हुई परीक्षा रद्द हो गई। गुजरात सरकार ने हेड क्लर्क के पद के लिए हुई पूरी परीक्षा ही रद्द करने का फैसला लिया। ये परीक्षा 12 दिसंबर को हुई थी, लेकिन बाद में पता चला कि इसका पर्चा 10 तारीख को ही लीक हो गया था। बैडमिंटन खिलाड़ी के श्रीकांत रैंकिंग में फिर 10वें स्थान पर पहुंच गए। वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने के बाद उन्हें रैंकिंग में 4 स्थान का फायदा हुआ, जिससे 1 साल बाद फिर उनकी टॉप 10 में एंट्री हो गई। श्रीकांत के अलावा लक्ष्य सेन भी अच्छे प्रदर्शन की बदौलत 2 स्थान ऊपर 17वें नंबर पर पहुंच गए। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि राजधानी में अब तक ओमिक्रॉन के 34 मामले सामने आए हैं, जिनमें 17 मरीजों को अस्पताल से छुट्टी मिल चुकी है। 34 पेशेंट्स ओमिक्रॉन के अभी तक हैं, 17 को डिस्चार्ज किया गया, 17 हॉस्पिटल में। चुनावी माहौल के बीच यूपी के इटावा में बुनकरों की बदहाली का मुद्दा गर्मा गया। आरोप है कि प्रशासन की लापरवाही की वजह से बुनकरों तक सरकारी मदद नहीं पहुंच पा रही है। एक उत्पाद एक डिस्ट्रिक्ट योजना बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जो है जमीन पे उसका कोई असर नहीं है। समाजवादी पार्टी ने इन बुनकरों की बदहाली के लिए बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया। सरकार की योजनाओं के कारण आज बुनकर भुखमरी के कगार पर है। जबकि बीजेपी ने इन आरोपों को खारिज किया और दावा किया कि बुनकरों के विकास के लिए राज्य सरकार ने कई योजनाओं की शुरुआत की। 5 साल में जो हमारी सरकार है, जो भी विकास हुआ हम लोगों ने कराया, और आगे की भी यहाँ जैसे 2-3 बड़ी योजनाएं। और समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड हो रही है। वहीं ऊंचे पहाड़ों पर बर्फबारी का दौर भी शुरू हो चुका है। कश्मीर में 40 दिन तक चलने वाला सर्दी का दौर शुरू हो चुका है, जिसे कश्मीर की बोली में चिलई कला कहते हैं। घाटी में जनवरी के आखिर तक तापमान ज्यादातर माइनस में ही रहता है। पानी के झरने, नदी सब कुछ जमने लगते हैं। गुलमर्ग के नजारे मन मोह रहे हैं। हर तरफ बर्फ की सफेद चादर दिख रही है। इस खूबसूरती को निहारने देश दुनिया से सैलानी गुलमर्ग पहुंच रहे हैं। कश्मीर के गुलमर्ग की तस्वीरें आप देख लीजिए। ये सुंदर मनमोहक तस्वीरें हैं, जिनको देखने के लिए दूर दूर से सैलानी यहां पर पहुंच रहे हैं, न केवल देश बल्कि विदेशों से भी, क्योंकि ये ऐसा नजारा है जब टेम्परेचर तो माइनस में रहता है, लेकिन तमाम जो झरने हैं, जो नदियां हैं, वो जम जाती हैं और उसके बाद जो दृश्य बनता है वो बेहद मनमोहक होता है। उसी की कुछ ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बर्फ की चादर से किस तरीके से पूरा का पूरा गुलमर्ग इस वक्त ढका हुआ है, आप तस्वीरें देख रहे हैं। और ऊंचे इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। तापमान माइनस से नीचे गिर गया है। प्राकृतिक स्रोत भी जमने शुरू हो गए हैं। बढ़ती ठंड के चलते आम लोग अब आग का सहारा ढूंढ रहे हैं। जोशीमठ उत्तराखंड की तस्वीर है, आप देख लीजिए। ये नदी का नजारा है, नालों का नजारा है, जो इस वक्त पूरी तरीके से जम चुके हैं, क्योंकि बर्फ की चादर से इस वक्त पूरे के पूरे पहाड़ी इलाके ढके हुए हैं और लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आग जलाकर वो अपनी ठंड को कम करने की कोशिश कर रहे हैं। मैदानी इलाकों में ठंड बढ़ती जा रही है। पहाड़ों से उतरी ठंडी हवा मैदानों में ठिठुरन बढ़ाने लगी है। पंजाब, दिल्ली, राजस्थान में इस हवा का असर है।
ओडिशा के 19 जिलों में येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहीं महाराष्ट्र भी शीतलहर की चपेट में है। ठिठुरन बढ़ गई है। मौसम विभाग के मुताबिक अभी ठंड और बढ़ेगी, पारा और नीचे जाएगा। यानी कि आप सब भी तैयार हो जाइए, क्योंकि अब ठंड आपकी ठिठुरन को और ज्यादा बढ़ा सकती है। पंजाब के पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरमीत सिंह सोढ़ी बीजेपी में शामिल हो गए हैं। सोढ़ी फिरोजपुर की गुरसहाय सीट से 4 बार से विधायक हैं। चन्नी कैबिनेट में जगह न मिलने से वो नाराज थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के खास लोगों में वो शामिल रहे हैं। पिछले 40 साल से कांग्रेस में वो थे। गुरमीत सिंह सोढ़ी ने कहा कि मौजूदा सरकार में अमन चैन का खतरा है। कि जो किसानों की बात बीजेपी ने मानी, उससे ये साबित हो रहा है कि बीजेपी की लीडरशिप और माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी ये सोच रहे हैं, और वो इस चीज़ पे उनको यकीन हो गया है कि पंजाब के किसान के लिए यही बेहतर था। इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया, इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने यह निर्णय लिया। इसमें कोई पॉलिटिकल लोग तो इन्वॉल्व भी नहीं थे। कल को मैं कह दूं जी कि ये निर्णय मैंने करवा दिया है, कांग्रेस कहे मैंने करवा दिया है, आम आदमी पार्टी कहे मैंने करवा दिया है। किसी पॉलिटिकल आउटफिट का इसमें कोई हिस्सा नहीं है। ये एक बात थी जो उन्होंने कानून बनाए और किसानों ने कहा ये कानून ठीक नहीं है, और आखिर में किसानों की बात मानी गई, क्योंकि वाकया ही में उसमें किसान का नुकसान था। और कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा कि राणा गुरमीत सोढ़ी का जाना चिंता का विषय है। वो 40 साल से कांग्रेस कार्यकर्ता के रूप में थे। देखो इदा है कि बड़ी मनभागी गल है, राणा गुरमीत सोढ़ी पिछले 40 वरियां तो कांग्रेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, और जे राणा गुरमीत सोढ़ी वर्गा एक बहुत ही समर्पित कांग्रेस का कार्यकर्ता पार्टी छੱਡ के ਜਾਂਦਾ है तो ये साडे लिए बहुत सोच विचार की गल है। वहीं पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी ने कहा कि इस बार राणा गुरमीत सोढ़ी को टिकट नहीं मिल रहा था, इसलिए वो बीजेपी में चले गए। राणा गुरमीत सोढ़ी जी पार्टी छोड़ गई हैं। उनको पार्टी में जहाँ से वो टिकट चाह रहे थे वो टिकट कांग्रेस पार्टी नहीं दे पा रही थी, और खुद की गुरु हाईसाई के अंदर वो चुनाव जीत नहीं पा रहे थे। वो उनको भी पता था, और जो उनकी बात थी वो पार्टी मान नहीं सकती थी। वो एक और उनका कोई निजी काम था, और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब निजी काम के लिए भी इसी स्टैंड पर थी कि नहीं वो मेरिट पर ही होना चाहिए। ये 2 कारणों से वो पार्टी छोड़कर गई। बीजेपी कितनी भी कोशिश कर ले, पंजाब के अंदर बीजेपी के लिए कोई भी जगह नहीं। पंजाब के साथ भारतीय जनता पार्टी ने और केंद्र सरकार ने क्या किया है वो हर पंजाबी अच्छी तरह से जानता है। कितने भी तरह के ये पॉलिटिकल मैनेजमेंट कर ले, पंजाब के अंदर इनका पॉलिटिकल मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं चलेगा। लिंचिंग पर दिए बयान पर राहुल गांधी घिर गए। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिंचिंग वाले ट्वीट पर सियासी घमासान शुरू हो गया, क्योंकि राहुल ने अपने ट्वीट में लिखा कि 2014 से पहले लिंचिंग शब्द सुनने में नहीं आता था। इस मसले पर शिवसेना भी पीछे नहीं रही, और उसकी नेता प्रियंका चतुर्वेदी राहुल के सुर में सुर मिलाती नजर आई। आज लोकतंत्र की जगह लिंच तंत्र चल रहा है, तो उस पे कहीं ना कहीं केंद्र सरकार कोई तो जवाबदेही तय करेगी। विपक्ष के हमले तेज हुए तो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कांग्रेस को 84 के सिख दंगों की याद दिला दी। तो 1984 के में कत्लेआम किया था, नरसंहार किया था, क्या उसको वो लिंचिंग नहीं दिखाई देते थे? लिंचिंग मामले पर बोलते हुए राहुल गांधी ने मीडिया पर विवादास्पद बयान दे दिया। सरकार की दलाली मत करो, डाइवर्ट मत करो। जिसके बाद वो बीजेपी के निशाने पर आ गए और उसने राहुल के बयान को मीडिया की आजादी पर हमला बता दिया। अगर उनसे कोई सवाल पूछता है तो उसको सरकार का दलाल बना देना, मुझे लगता है मीडिया की आजादी पर आक्षेप है। पंकज आडवाणी ने भोपाल में आयोजित नेशनल बिलियर्ड्स प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम कर लिया। बिहार के गोपालगंज से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर कुछ लोगों के बीच एक कार से शराब लूट में होड़ मच गई। बताया गया कि इस गाड़ी में शराब की बड़ी खेप लेकर तस्कर जा रहे थे, तभी उनकी गाड़ी की एक साइकिल सवार से टक्कर हो गई और इस हादसे में वो घायल हो गया। ऐसे में आरोपी वहां से भाग खड़े हुए, लेकिन गुस्साई भीड़ ने जब गाड़ी को घेरा तो उसमें उन्हें कई डिब्बों में शराब की बोतलें मिली। बस फिर क्या था, वो लोग इन पर टूट पड़े। शराब लूटने की ऐसी होड़ मची कि उन्होंने गाड़ी के शीशे तक तोड़ दिए और जिसके हाथ में जितनी बोतलें आई वो उन्हें लेकर वहां से जाने लगे। शराब लूटने वालों में बुजुर्ग और बच्चे भी शामिल रहे।
इस बात की जानकारी मिलने पर पुलिस वहां पहुंची, जिसे देखकर उन लोगों के बीच भगदड़ मच गई। पुलिस को देख शराब लूट रहे लोग वहां से चले तो गए, लेकिन पुलिस के हाथ खाली गाड़ी लगी, क्योंकि तब तक वहां जुटी भीड़ शराब की सभी बोतलें लूट कर जा चुकी थी। और दिल्ली समेत कई जगहों पर आयकर विभाग के छापे में बड़ा पर्दाफाश हुआ है। कई फर्जी कंपनियों का पता चला है, तो करोड़ों के गोरख धंधे के बारे में पता चला है। आयकर विभाग का दावा है कि समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं की 86 करोड़ की अघोषित आय पता चली है। एक व्यक्ति ने 68 करोड़ की अघोषित आय को कबूल भी किया है और टैक्स देने की इच्छा जताई है। साथ ही बताया गया कि पिछले कुछ सालों में 150 करोड़ की आय को घोषित ही नहीं किया गया था। आयकर विभाग ने कुल 30 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बेंगलुरु और एनसीआर भी शामिल था। आयकर विभाग को डिजिटल और हवाला ट्रांजैक्शन के बारे में भी पता चला है। विभाग की जांच जारी है। और अमेरिका के कैलिफोर्निया से डराने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर भूकंप के झटकों से कई इलाके बुरी तरह से हिल गए। भूकंप की तीव्रता रिक्टर स्केल पर 6.2 बताई गई, जबकि उत्तरी कैलिफोर्निया में उसका केंद्र होने का दावा किया गया। भूकंप के दौरान जो कुछ हुआ उसकी तस्वीरें सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिनमें जमीन और उसके ऊपर खड़ी कार हिलती हुई साफ दिखाई दी। यही नहीं, भूकंप की वजह से जमीन पर कई दरारें पड़ गई, जबकि लोग अपने घरों से बाहर निकलते हुए भी दिखे। इससे जुड़ा एक वीडियो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स से भी सामने आया, जिसमें भूकंप के झटकों की वजह से सामान नीचे गिरता हुआ नजर आया। इस दौरान हर तरफ खलबली मच गई। वोटर कार्ड को आधार से लिंक करने से जुड़ा बिल संसद के दोनों सदनों से पास हो गया। विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी चुनाव सुधार से जुड़ा बिल पास हो गया। इस बिल के पास होने से वोटर आईडी को आधार से लिंक किया जाएगा। इसमें सब समर्थन करें और इसको सर्वसम्मति से पारित करें। थैंक यू। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स बिल 2021 जो हम लेके आए हैं, ये देश के लिए बहुत जरूरी है। जबकि विपक्ष की इस बिल के खिलाफ मोर्चाबंदी जारी रही। सुप्रीम कोर्ट के पुट्टस्वामी जजमेंट के खिलाफ है, बिल्कुल गलत है, जरूरत ही नहीं है इसको लिंक करने की। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने जयपुर में एक सामाजिक संस्था के कार्यक्रम में गाना गाया। इसके सिवा जाना कहां। प्रधानमंत्री मोदी 30 दिसंबर को उत्तराखंड के कुमाऊं इलाके का दौरा करेंगे, जबकि 1 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह का देहरादून में एक रोड शो होगा। इससे पहले 26 दिसंबर यानी इसी रविवार को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पार्टी के कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेने के लिए देहरादून जाएंगे। दिल्ली और उत्तर प्रदेश समेत उत्तर भारत के कई शहरों में कोहरे का असर दिखा। इसकी वजह से रेलवे ने उन 60 ट्रेनों को रद्द कर दिया जिनमें कम यात्री होते हैं। भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या देहरादून में युवाओं पर आयोजित एक कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उत्तराखंड के एक लोकगीत पर डांस का उनका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी के आवास पर आयोजित किया गया था। कर्नाटक सरकार ने नए साल के मौके पर सार्वजनिक जगहों पर कार्यक्रम करने और गाने बजाने पर रोक लगा दी। हालांकि बार और पब में 50% लोग जमा हो सकेंगे। उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आते ही झांसी का एक टूटा पुल चुनावी मुद्दा बन गया। 7 महीने से मरम्मत की राह देखता ये पुल आसपास के 50 गांव के लोगों के लिए परेशानी खड़ी कर रहा था, जिसके खिलाफ वो सारे लामबंद हो गए। जान हथेली पर डालकर 2 फुट के इस पतले से पुल से सैकड़ों लोग रोज गुजरते हैं। गांव के लोगों ने आरोप लगाया कि पुल की मरम्मत के लिए बजट मंजूर होने के बावजूद इसका काम शुरू नहीं हुआ। यहां तक कि प्रशासन ने वहां कोई बोर्ड लगाना तक जरूरी नहीं समझा, जिसकी वजह से कई बार वहां हादसा भी हो चुका है। जनप्रतिनिधि इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। चुनाव आता है, जनप्रतिनिधि सभी के पास आते हैं, वोट देना, बताओ किसको वोट दें। बताया गया कि इस बारे में कई बार शिकायत की गई, लेकिन कोई हल नहीं निकला। तो वहीं दूसरी तरफ इलाके के विधायक ने पुल का काम पूरा न होने के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराया। काम बाधित अभी इसलिए चल रहा है क्योंकि नहर से पानी देना किसानों के लिए अति आवश्यक है। केरल के कोच्चि में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ सड़क पर उतरे पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया नाम के एक संगठन के कार्यकर्ताओं की पुलिस से झड़प हो गई और बताया गया कि इन लोगों ने ईडी दफ्तर तक मार्च निकाला और हाल ही में उनके कुछ नेताओं के घर पर मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में हुई छापेमारी का विरोध किया, जिसके लिए वो लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के इन कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ने से रोकने के लिए पुलिस ने वहां बैरिकेडिंग कर दी और उन लोगों पर पानी की बौछार की, लेकिन इतने के बाद भी
प्रदर्शनकारियों का हौसला बुलंद रहा, वो वहीं डटे रहे और बैरिकेड को गिराने की कोशिश करने लगे। यही नहीं, पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को जो बैरिकेडिंग कर बीच रास्ते से रोक दिया तो वो वहीं सड़क पर बैठ गए और नारेबाजी शुरू कर दी। इससे पहले अपने संगठन का झंडा थामे ये प्रदर्शनकारी हाथों में बैनर लेकर कोच्चि की सड़कों पर उतरे और ईडी के विरोध में मार्च निकाला। राजस्थान के उदयपुर से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर एक तेज रफ्तार कार ने 2 महिलाओं को टक्कर मार दी, जिससे उन दोनों की मौत हो गई और बताया गया कि ये दोनों मां बेटी सामान खरीदने के लिए बाजार गई थी और हादसे का शिकार हो गई। इस घटना का एक वीडियो भी सामने आया जिसमें 2 महिलाएं एक गाड़ी के पीछे खड़ी दिखी। तभी तेज रफ्तार कार उन्हें रौंदते हुए सामने वाली गाड़ी से टकरा गई और फिर तेजी से आगे बढ़ गई। हादसे के बाद आसपास के लोग उनकी मदद के लिए दौड़े। गंभीर हालत में सड़क पर पड़ी उन महिलाओं को उठाकर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन बाद में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। यूरोप के देश रोमानिया की राजधानी ब्यूकरेस्ट में ग्रीन पास के विरोध में वहां की संसद के बाहर खूब हंगामा हुआ। बताया गया कि करीब 2000 लोग वहां जुटे, जिन्होंने काम की जगह पर ग्रीन पास जरूरी किए जाने के विचार का विरोध किया है। ये पास एक तरह का स्वास्थ्य से जुड़ा सर्टिफिकेट है, जिसे जरूरी करके रोमानिया की सरकार की कोरोना वैक्सीनेशन के अभियान की जोर देने की मंशा है। लेकिन सरकार का ये विचार वहां के लोगों को पसंद नहीं आया, जिसके विरोध में वो संसद के बाहर हजारों की संख्या में इकट्ठा हो गए। उन्होंने संसद के अंदर घुसने की कोशिश की। ऐसे में प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प हो गई। कुछ लोग संसद के मेन गेट को जोर जोर से हिलाकर अंदर जाने की कोशिश में जुट गए, तो कुछ उसकी बाउंड्री वॉल पर खड़े होकर नारे लगाने लगे। इससे पहले इन लोगों ने संसद तक अपने देश का झंडा, प्लाकार्ड और बैनर लेकर मार्च निकाला। हालांकि काफी देर तक विरोध जताने के बाद ये प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। जर्मनी के बवारिया से डराने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां हाईवे पर एक ट्रक ने सेना की गाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे उसमें आग लग गई। हादसे की चपेट में सेना की कुल 3 गाड़ियां आ गईं, जबकि ट्रक समेत 4 गाड़ियां जलकर राख हो गई। बताया गया कि सेना की 2 गाड़ियों में हवाई जहाज में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन भरा हुआ था, जिसकी वजह से टक्कर लगते ही गाड़ियों ने तेजी से भीषण आग पकड़ ली। जलती हुई गाड़ियों से आग की लपटें और काले धुएं का गुबार उठता दिखाई दिया। मौके पर पहुंचे कई दमकल कर्मी आग बुझाने की कोशिश में जुट गए। हादसा इतना बड़ा था कि खबर लगते ही दमकल की कुछ और गाड़ियां मौके पर पहुंचती दिखाई दी। इस दौरान वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। दमकल कर्मी सड़क की दूसरी तरफ से भी आग बुझाने की कोशिश करते दिखे। Von dem Brandereignis alle 4 LKWs beteiligt gewesen und alle 4 ausgebrannt. दमकल कर्मियों की कड़ी मशक्कत के बाद आग की लपटें काबू में आ गईं और वहां से भाप उठती दिखाई दी। एक ट्रक पर आग बुझाने वाला झाग इतनी मात्रा में उड़ेल दिया गया कि वो जमीन पर बहता नजर आया। दावा किया गया कि गाड़ी में सेना के 8 जवान भी सवार थे, जो सुरक्षित बच गए, लेकिन एहतियातन उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। स्मृति ईरानी ने शादी की उम्र बढ़ाने से जुड़ा बिल संसद में पेश किया। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने वाला बिल लोकसभा में पेश हो गया। लेकिन कांग्रेस ने यह बोलते हुए आपत्ति जताई कि बिल पर सरकार ने किसी से चर्चा नहीं की। हम एक सलाह देना चाहते हैं सरकार को कि हड़बड़ी में बहुत सारी चीज गड़बड़ी होते हैं। इस बीच यूपी के प्रयागराज पहुंचे प्रधानमंत्री ने लड़कियों की शादी की उम्र 21 साल करने से जुड़े इस बिल की तारीफ की। आगे पढ़ने के लिए समय मिले, इसलिए बेटियों के लिए शादी की उम्र को 21 साल करने का प्रयास किया जा रहा है। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाकर 21 साल करने के बिल का ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विरोध किया और बयान जारी कर दावा किया कि इससे महिलाओं के खिलाफ अपराध बढ़ेंगे। राजस्थान की कांग्रेस सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री ममता भूपेश ने भी कुछ ऐसी ही दलील दी। लड़की की उम्र को शादी के लिए बढ़ा दिया जाएगा तो बाल विवाहों की संख्या भी बढ़ेगी, अपराधों की संख्या भी बढ़ेगी। हालांकि बीजेपी ने इन दलीलों को गलत बताया। जिनकी समाज की परिकल्पना 1300 साल पुरानी दक्यानुसी है, आज वही लोग विरोध कर रहे हैं। आरोप है कि टीएमसी सांसद डेरेक ओब्रायन ने राज्यसभा में संसद के नियमों की किताब उछाली। ये मामला राज्यसभा में चुनाव सुधार बिल पर चर्चा के दौरान का है। हालांकि इसके बाद उन्हें संसद सत्र से निलंबित कर दिया गया। तृणमूल कांग्रेस के नेता डेरेक ओब्रायन जी ने जिस प्रकार से ये रूल बुक को फेंका है, पूरे सदन का सिर्फ अपमान नहीं, पूरे देश का अपमान है।
दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने अवैध हथियारों की सप्लाई के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। अमेरिका में ओमिक्रॉन वेरिएंट से पहली मौत का मामला सामने आया। बताया गया कि टेक्सास में जिस आदमी की मौत हुई उसे कोरोना का टीका नहीं लगा था। और पाकिस्तान के सिंध से एक हिंदू महिला को दिन दहाड़े अगवा किए जाने का मामला सामने आया है। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने इससे जुड़ा एक वीडियो शेयर किया और सिंध के उमरकोट इलाके में कोर्ट के बाहर से एक हिंदू महिला के सरेआम अपहरण का आरोप लगाया। वीडियो में कुछ लोग एक महिला को खींच कर ले जाने की कोशिश करते हुए दिखाई दिए। बचने की कोशिश में वो महिला सड़क पर लेट गई, लेकिन उन लोगों को महिला पर रहम नहीं आया और वो घसीटते हुए उसको कार की तरफ बढ़ते हुए ले गए। इस दौरान वहां से कई लोग भी गुजरते हुए दिखे, लेकिन किसी ने महिला को बचाने की कोई कोशिश नहीं की। मनजिंदर सिरसा ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से इस मामले में दखल देने की अपील की है। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद से हैरान करने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई। वहां पर किसी बात पर कुछ पुलिस वालों ने सरेआम एक आदमी की जमकर पिटाई कर दी। ये घटना करीब 2 महीने पहले की बताई जा रही है, जिसका वीडियो अब जाकर सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें साफ दिखा कि कुछ पुलिस वालों ने एक आदमी को पकड़ लिया जिसे वो अपने साथ ले जाते दिखे, लेकिन उनमें एक पुलिसकर्मी लगातार उस आदमी के चेहरे पर घूंसे मारते नजर आया। सिर्फ उस पुलिस वाले ने ही नहीं, दूसरे पुलिसकर्मियों ने भी उस आदमी के साथ मारपीट की। ये सब कुछ बीच सड़क पर होता रहा, जिसे वहां जुटे लोग तमाशबीन बनकर देखते रहे। श्रीलंका में बंद मछुआरों को केंद्र सरकार मदद करेगी। विदेश मंत्रालय ने श्रीलंका में बंद भारतीय मछुआरों को पूरी सहायता देने का भरोसा दिया। 2 दिन पहले समंदर में मछली पकड़ने गए इन 68 मछुआरों और उनकी 10 नावों को श्रीलंका की नौसेना ने पकड़ लिया था। विजय हजारे ट्रॉफी के पहले क्वार्टर फाइनल में हिमाचल प्रदेश की टीम ने मजबूत यूपी की टीम को 5 विकेट से शिकस्त दे दी। इस जीत के साथ ही हिमाचल ने टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में एंट्री कर ली। गृह मंत्रालय ने लोकसभा में बताया कि आंध्र प्रदेश में 18 एनजीओ ऐसे हैं जो लोगों को ईसाई धर्म अपनाने के लिए उकसा रहे हैं। यही नहीं, दावा है कि इन एनजीओ की तरफ से लोगों को समय समय पर लालच भी दिया जाता है। महाराष्ट्र में टीईटी पेपर लीक मामले में 2 और लोगों को गिरफ्तार किया गया। इनमें एक आरोपी को औरंगाबाद से और दूसरे को बेंगलुरु से पकड़ा गया। 2018 में महाराष्ट्र में टीचर बनने के लिए ये परीक्षा हुई थी। आरोप है कि इस परीक्षा में 500 से ज्यादा अभ्यर्थियों को पैसे लेकर गलत तरीके से पास किया गया। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के पारिवारिक कार्यक्रम में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत और मुलायम सिंह यादव की मुलाकात की तस्वीर सामने आने के बाद इस पर सियासी घमासान छिड़ गया। कभी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ चुकी कांग्रेस को ये तस्वीर चुभ गई और यूपी कांग्रेस ने ट्विटर पर नई समाजवादी पार्टी में स का मतलब संघवाद बता डाला। यही नहीं, कांग्रेस ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने मान लिया कि मुलायम सिंह यादव ने मोहन भागवत को आशीर्वाद दिया है। इस तंज पर समाजवादी पार्टी ने भी ट्विटर पर ही पलटवार किया और उसी कार्यक्रम में शामिल हुए कांग्रेस की सहयोगी एनसीपी के नेताओं की तस्वीर सामने रख दी। मौका मिला तो 2 पुराने साथियों के इस झगड़े में बीजेपी भी चुटकी लेने में पीछे नहीं रही। उत्तर प्रदेश में चुनावी रण में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता उतर रहे हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के अहम रणनीतिकार अमित शाह भी यूपी में डेरा जमाने जा रहे हैं। मिशन 2022 को रफ्तार देने के लिए अगले 10 दिनों में 7 बार वो यूपी जाएंगे। शाह बीजेपी की जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और 4 जनवरी तक यूपी के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान अमित शाह 21 सभा 3 रोड शो भी करेंगे। 21 सभाओं में 140 विधानसभा क्षेत्रों को कवर करेंगे। इस दौरान अमित शाह की अयोध्या, गोरखपुर, बरेली में रोड शो वो करेंगे। अयोध्या में रोड शो से पहले रामलला के दर्शन भी करेंगे। और वहीं यूपी की तरह ही उत्तराखंड में भी बीजेपी नेतृत्व ने पूरी ताकत झोंक दी है। बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व एक-एक कर उत्तराखंड चुनाव प्रचार में उतर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का अगले 2 हफ्तों में उत्तराखंड में कार्यक्रम है। सबसे पहले जेपी नड्डा 26 दिसंबर को पहुंच रहे हैं, 30 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं और फिर 1 जनवरी को गृह मंत्री अमित शाह कुमाऊं जाएंगे। कर्नाटक विधानसभा में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने से जुड़े बिल पर हंगामा हो गया। कर्नाटक में जबरन धर्म परिवर्तन रोकने के लिए एक बिल विधानसभा में पेश किया गया। इस बिल के विरोध में कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। ढाका में चल रही एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में जापान ने भारत को सेमीफाइनल में 5-3 से हरा दिया। अब भारत की ब्रॉन्ज मेडल के लिए पाकिस्तान से भिड़ंत होगी। दिल्ली एयरपोर्ट पर एक विदेशी महिला को 14 करोड़ की हेरोइन के साथ पकड़ा गया।
विजय हजारे ट्रॉफी में तमिलनाडु ने कर्नाटक को 151 रन से हराकर सेमीफाइनल में जगह पक्की कर ली। इस मैच में तमिलनाडु के एन जगदीशन ने 102 और शाहरुख खान ने 79 रनों की तेज पारी खेली। परिसीमन आयोग की जम्मू कश्मीर में विधानसभा सीटें बढ़ाने से जुड़ी सिफारिश का गुपकार गठबंधन ने विरोध किया। इस मामले पर फारूक अब्दुल्ला के घर पर एक बैठक हुई। गुपकार अलायंस की बैठक जारी है। भीतर महबूबा मुफ्ती, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला, वो गुपकार अलायंस से जुड़े हुए जितने भी नेता हैं वो शामिल हैं। जिसके बाद गुपकार गठबंधन ने ऐलान किया कि वो परिसीमन आयोग की सिफारिश के विरोध में 1 जनवरी को घाटी में प्रदर्शन करेगा। इसे फैसले लिए गए और जम्मू कश्मीर का क्राइसिस बहरानी कैफियत और ज्यादा डीपन हो जाएगी। समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों के ठिकानों पर दिल्ली समेत कई जगहों पर आयकर विभाग के छापे में बड़ा पर्दाफाश हुआ। कई फर्जी कंपनियों का पता चला है तो करोड़ों के गोरख धंधे के बारे में भी जानकारी मिली। आयकर विभाग का दावा है कि समाजवादी पार्टी के करीबी नेताओं के 86 करोड़ की अघोषित आय का पता चला है। एक व्यक्ति ने 68 करोड़ की अघोषित आय को कबूल भी किया है और टैक्स देने की इच्छा भी जताई है। साथ ही बताया गया कि पिछले कुछ सालों में 150 करोड़ की आय को घोषित नहीं किया गया था। आयकर विभाग ने कुल 30 जगहों पर छापेमारी की थी, जिसमें लखनऊ, मैनपुरी, मऊ, कोलकाता, बंगलुरु और एनसीआर भी शामिल था। आयकर विभाग को डिजिटल और हवाला ट्रांजैक्शन के बारे में भी पता चला है। विभाग की जांच जारी है।